हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में बात करी थी मैथ्स के पीवाईक्यू। ठीक है, मैथ्स का पीवाईक्यू हम लोगों ने कर लिया था आपका 2024 का। ठीक है, 2024 की बात कर ली थी, 2023 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और 2022 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे आपके 2021 के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2021 के सभी क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, ये आपका मैथ्स पीआईक्यू। और आपको को मैं बता चुका हूँ कि मैथ्स पीआईक्यू आपके पेपर के लिए क्या रोल रखता है। ठीक है, तो देखिए टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, सबसे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो देखिए सभी का डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो तो सबसे बड़ी होगी, तो उसको तो हम काट देंगे। ठीक है, जो हमारी निगेटिव, अब निगेटिव में डिनोमिनेटर सेम है, -5 और -4 है बचा। तो हमें पता है कि सबसे छोटी, जो सबसे बड़ी संख्या होती है माइनस में, ऋणात्मक में, वही हमारी सबसे छोटी संख्या कहलाती है। ठीक है, जो सबसे बड़ी ऋणात्मक अंश है वाली संख्या है वही छोटी होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, -5/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके। भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं परंतु पूर्णांक नहीं होती। अब परिमेय संख्या क्या होती है आपकी, परिमेय संख्या बात कर चुके हैं हम लोग, क्या होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिनको हम लोग अंश बटे हर में लिख सकते हैं या पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और पूर्णांक हमारी क्या होती हैं, अपूर्णांक जो हमारे टोटल नंबर 2 4, ठीक है, 2 4 8। अब जैसे यहाँ पे हम देखिए भिन्न हमारा क्या होता है, भिन्न को भी हम लोग पी बटे क्यू में लिखते हैं, जैसे 2/3, ये हमारा 2/3 आराम से एक भिन्न है भी, और ये हमारी एक परिमेय संख्या भी है, पर ये हमारा एक पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बराबर है। ठीक है, ये सारे आपके 2021 में पूछे गए हैं। अब देखिए 7×21, ठीक है, 7×21 8, 8×3 24, तो आपका क्या हो गया, 3 से 3 कट जाएगा तो बचा क्या आपका एक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। अब अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, जैसे देखिए अंडर रूट के अंदर है, तो पहले तो हम वॉडमॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, 133 में से आपका 89 जाएगा तो क्या बचेगा। ठीक है, देखिए 133 में से आपका 89 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 44। फिर ये देखिए ब्रैकेट, फिर आपका 25 × 100 होता है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लें, तो 44 + 100, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 144। जब वर्गमूल हटाएंगे तो क्या बचेगा, 12×12 होता है, तो क्या बचेगा अंडर रूट, तो एक बाहर निकलेगा तो 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे गए, वर्गमूल से पूछे गए। आप देखिए ये आपका लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है a² माइनस, दूसरे को हम मान लेते हैं b²। तो हमारा क्या बन गया, a² - b²। हमें पता क्या है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, a+b और a-b। ठीक है, यहां तक आ गया सभी को समझ। अब a हमारा कितना है 761, और b हमारा कितना है 239। ठीक है, फिर हमारा a आपका 761 - 239। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आप 761 में जोड़ेंगे 239 तो आपका क्या हो जाएगा, 1000 होगा। जोड़ के देख लीजिए 1000, और ये आपका गुणा में आएगा कितना हो जाएगा, 761 में से 11 में से 9 गया आपका 2, 522। ठीक है, अब 522 और 1000, सिंपल आपको लिखना है 522 और कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो आपको बढ़ा देना है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा 3 जीरो, देखिए यहाँ पे 522, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है।
अगले क्वेश्चन में बोला गया है आपका 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जिसने कॉन्सेप्ट देखा नहीं उसको समझने, जो हमने बताया था कि आपका 269 है, ठीक है, 269 किसका वर्ग पूर्ण वर्ग हो जाएगा आपका। तो इससे पहले हमें पता है 269 किसके बीच में आता है। तो इसने पूर्ण संख्या, आपने वर्ग वर्गमूल की वीडियोस नहीं देखी हो जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग है 269, 269 किसके बीच में आएगा। हमें पता है कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 17 का स्क्वायर आपका 289। जिसको निकालना नहीं पता है, 17 का हमने कैसे बताया था, 7 का स्क्वायर 749 और 1 का आपका 1, फिर 7 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो आपका कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये 7 दूनी 8, ये 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये आपका 289 निकालना भी बताया था। तो हमारा कितना आ गया, ये हमें पता है 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब बोला गया है 259 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या, अब क्या जोड़ा जाए, अगला वाला घटा तो रहे नहीं है। अब तो 289 में से हम कितना जोड़ दें, इसमें देखिए प्लस प्लस का 20 करेंगे। अब यहाँ से हमने निकाल लिया 8, 2 प्लस का 20 करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यही हमारा इसका प्लस 20 में जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, संख्या x का घन संख्या x के 9 गुना है। संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी क्या है x, और x का घन, x का घन क्या होगा, घन का मतलब आपका क्यूब। फिर कह रहा है संख्या x के 9 गुना है, 9 गुने के बराबर है, किसके, संख्या के x के 9 गुने के बराबर है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स क्यूब इधर ले आएंगे तो आपका क्या हो गया 9x इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब कॉमन हमारा क्या मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है दोनों में से, तो हमारा क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर, अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होगा एक्स प्लस 3 और ये आपका x माइनस 3, तो ये लिख सकते हैं, तो लिख ले, x तो ऐसे ही रहेगा हमारा, फिर x प्लस 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो बराबर रख देते हैं, x इज इक्वल टू 0 आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 आएगा, और एक हमारा क्या है फैक्टर, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यूज हमारी क्या निकल गई, x इज इक्वल टू 0 माइनस 3 और प्लस का 3, ठीक है। फिर बोला गया है जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेना है, और x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3, तो हमारा क्या बचा, x का मान क्या होगा, प्लस का 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, देखिए ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर 24, तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, जिसको नहीं पता कि निकालना स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 24 का स्क्वायर हमने बताया था पहले 4 चक्कू 16, 4 का स्क्वायर और 2 चक्कू 8 का स्क्वायर, फिर एक संख्या छोड़ के इन दोनों की गुणा, 4 दूनी 8 और इसकी गुणा, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब ये देखिए 2 दूनी 4 होगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 16 हो गया हमारा, 6 और एक आपका 6 एक 7 और 4 एक 5, 576 निकल गया, ठीक है। प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 सती 49, ठीक है। फिर आपका होल क्यूब है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले, 576 प्लस 49 आपका कितना हुआ 625, 625 का क्यूब,
अब 625 आपका किसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल इसका निकालेंगे तो 25 का होता है, हमें पता है 25 गुणे 25 कितना होता है, तो ये हमारा निकल गया 25। अब ये हमारा होल क्यूब, अब हम क्या कर लें, 25 गुणे 25 गुणे 25, ठीक है, ये सभी को पता चल गया। अब हम ऐसे निकालेंगे इसका, तो हो जाएगा 625 और गुणे 25, ठीक है। इसके आप लोग गुणा कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 15,625, तो गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 15,625, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। सारे 2021 के आपके पूरे एमएसक्यू 35 में आउट ऑफ 35 आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो ये आपके रिपीटेड भी होते हैं। अब ये देखिए करनी का क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले हमारा इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए होल ब्रैकेट लगा है तो इसको लगा रहे हैं, पहले अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करते थे और सबसे पहले पीछे 81 का आपका क्या होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 9 निकलेगा, 9 9 81, 256 का आपका क्या निकलेगा, 16 का होता है, 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 तो 16, अब ये हमारा निकल गया, ठीक है। फिर 16 और 9 25, अब 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब मानक रूप आपको बताया था कि कैसे लिखा जाता है, किसी संख्या का मानक रूप लिखा जाता है। देखिए किसी संख्या का मानक रूप में दशमलव से पहले केवल एक अंक होना चाहिए, दशमलव, अब यहाँ पे हमारा दशमलव है, दशमलव से पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए, ठीक है। दशमलव से पहले आपका एक अंक होना चाहिए, तथा दशमलव के बाद आपके अंकों के शून्य के योग में लिखा जाता है, किसकी, 10 की पावर में लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हमने बताया था आपका कि हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो आपका 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। और जब लेफ्ट से, ठीक है, जब लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो आपका निगेटिव रहता है। तो हमारा पॉइंट यहाँ है, हमें एक दशमलव के पास ले जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। अब कितना, फिर 7 के बाद पॉइंट लग गया तो आपका 1.23 गुणे, अब फिर हमने बताया था कि आपकी 10 की पावर में आते हैं, 10 की पावर 7, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1.23 की पावर 7, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो गया। तो इसमें ये लिखा जाता है आपका मानक रूप, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब देखिए z × z² -4 इज इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं, x इज इक्वल टू लिखा है हमारा z × z⁻², ठीक है। अब आपको हमने बताया था, जब घातांक पढ़ाया था तो घातांक में हमने बताया था a की पावर m की पावर n लिखा हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m गुणे n हो जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, z की पावर 2 × -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका z की पावर 4 दूनी 8 माइनस का 8। और फिर हमने बताया था जब आपका a की पावर m इंटू ए की पावर n दिया हो, जब बेस आपके सेम होते हैं तो पावर ऊपर जुड़ जाती हैं, ठीक है, गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए पावर इसकी 1 है, अब क्या करेंगे z 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब घाते जुड़ जाती है ना, तो 1 और ये देखिए प्लस और माइनस माइनस रहेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और तो हमारा बच जाएगा z की पावर -7, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिएगा, रफ कर देते हैं इसको।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 25,450 का मानक रूप में अव्यक्त करने पर क्या आएगा। तो अभी हमने बताया किसी संख्या का मानक रूप दशमलव से पहले केवल एक अंक होना चाहिए। अब सिर्फ एक के बाद दशमलव लगेगा, जब हमने बताया था, और फिर उसके बाद 10 की पावर में लिखा है। जब पॉइंट हमारा यहाँ पे, जब हम इधर पॉइंट है यहाँ पे ले जाएंगे 1 2 3 4 संख्या के बाद, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 2 ठीक है, 2.545। ठीक है, अब कितनी संख्या के बाद गया था, 4 के बाद, और आपका गया था राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हमारी पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो 2.54 इंटू 10 की पावर 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। तो मानक रूप के आपके 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन बोला क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में 1.2 इंटू 10 की पावर 8 किलोग्राम धूल उठाती है। तो पृथ्वी 4.8 गुणे 10 की पावर 8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी। तो क्वेश्चन सिंपल है, पर यह है कि पृथ्वी वातावरण में 15 दिनों, अगर हम एक दिन का पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 1.2 गुणे 10 की पावर 8, ठीक है, 8 किलोग्राम धूल उठाती है, धूल उठाती है 15 दिन में। ठीक है, 15 दिनों में। अब 1 किलोग्राम धूल आपकी कब कितने दिन में उठाएगी, 1 किलोग्राम धूल उठाती है आपकी कितने दिन में, उठाती है, तो यहां से निकाल लेंगे, उठाती है 15/1.2 गुणे 10 की पावर 8। ठीक है, 1 किलोग्राम में। अब हमें बोला गया है पृथ्वी 4.8 किलोग्राम धूल कितने दिन में उठाएगी, तो देख लेते हैं। इसलिए 4.8 इंटू 10 की पावर 8 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम धूल उठाएगी आपके कितने दिन में, 15/1.2 गुणे 10 की पावर 8, और कितने दिन में आपकी चाहिए, 4.8 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, दिनों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, ये आपकी किलोग्राम धूल, 10 की पावर से 10 की पावर 8 कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 12×4 = 48। ठीक है, तो 15×4 = 60, कितनी धूल उठाएगी आपके, 60 दिनों में उठाएगी कितनी, 4.8। ठीक है, 60 दिनों में 4.8 किलोग्राम आपकी धूल उठाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कैंप जिसमें 80 व्यक्ति रहने वाले, एक कैंप है उसमें आपके 80 व्यक्ति रहने वाले हैं, के पास कह रहा है 70 दिनों का खाना है। ठीक है, फिर कह रहा है 10 दिन बाद, क्या कह रहा है, 10 दिन बाद कितने रहने वाले व्यक्ति चले जाएं कि शेष खाना 80 दिन और चल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है, समझ गए। ये आपका क्वेश्चन कहाँ से, आपको हमने पढ़ाया था व्यतिक्रमापी और समानुपाती अनुपात। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो प्लेलिस्ट देख सकता है। फिर कह रहा है, देखिए हमारा क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर कह रहा है कैंप में रहने वाले, ठीक है, कैंप में रहने वाले व्यक्ति, फिर लिख लेते हैं एक तरफ दिन, ठीक है, वही भोजन, कितने दिनों का भोजन। ठीक है, ये हमारा भोजन। अब कैंप में रहने वाले व्यक्ति आपके टोटल कितने हैं, 80 व्यक्ति हैं। ठीक है, 80 व्यक्ति हैं। फिर कह रहा है कि पास 70 दिनों का खाना है। ठीक है, 10 दिन बाद, अब 10 दिन बाद कितना खाना भोजन बचेगा, 10 दिन बाद आपका कितना रहेगा, 60 रहेगा। ठीक है, फिर कह रहा है 10 दिनों के बाद कितने व्यक्ति चले जाएं, तो हम जाने वाले व्यक्तियों की संख्या मान लेते हैं कि x है। ठीक है, जाने वाले व्यक्तियों की संख्या x मान लेते हैं, तो कितने रहने वाले व्यक्ति चले जाएं कि खाना
80 दिन और चल जाए। कितना खाना चलना चाहिए आपका? 80 दिन खाना और चल जाए। ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके जब व्यक्ति चले जा रहे हैं तो रहने वाले व्यक्ति आपके कितने बढ़ रहे हैं, और भोजन आपका, जब व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो भोजन आपका घट रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रतिलोम, प्रतिलोम समानुपाती। क्या हो रहा है आपका? एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज आपकी घट रही है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला तीर 80 - x, ये वाला तीर इधर बंद है, ये वाला तीर इधर बंद है। ठीक है, ये आपकी पूंछ इधर और ये आपका पूंछ इधर, तो कितना हो जाएगा? 60। ऐसे ही सॉल्व करते थे। फिर आपका तीर इधर 80, फिर आपका तीर इधर, तो ये आपका 80। ठीक है, 80 से 80 कट जाएगा, फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 80 - x इज इक्वल टू 60। ठीक है, x को उधर भेज देंगे तो आपका क्या आएगा? 80 - 60, तो x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? कितने आदमी चले जाएं कि शेष खाना 80 दिन चला जाए। तो आपके 20 आदमी जब चले जाएंगे तो आपका खाना बच्चे 80 दिन चल जाएगा। तो कितने आदमी चले जाएं? 20 आदमी। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या। अब देखिए कार्य आपका सेम है, हमने आपको फॉर्मूला बताया था M1। ठीक है, आदमी, M से आपका आदमी, और फिर क्या? व्यक्ति और दिन। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2 और W1। ठीक है, ये हमने बताया था। M से आपको रिप्रेजेंट करते हैं मैन से, मैन माने व्यक्ति, और डे, डी को आपको डे से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने दिन लग रहे हैं। ठीक है, ये आपके हो गए व्यक्ति, ये आपका हो गया दिन। ठीक है, ये अब बोल रहा है कि एक कार्य को 28 दिनों में पूरा, तो उसी कार्य को, तो सेम कार्य, तो कार्य आपका क्या हो गया? बराबर हो गया, तो कार्य आपका कट गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बचा? M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब देखिए 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति कितना काम कर रहे हैं? 28 दिन में। ठीक है, फिर कह रहा है उसी कार्य को 7 दिन में कितने आदमी काम करेंगे। तो M2 नहीं पता है, दिन तो पता है हम सब, तो यहां से हम लोग M2 निकाल लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? 5 × 28/7। ठीक है, 7 × 28, तो कितना हो गया? 5 × 20। कितने व्यक्ति लगेंगे उसी काम को करने में? 20 व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं। फिर आपको या व्यक्ति लिख लीजिए या फिर आपका दिन लिख लीजिए। दिन आपका कितना है? 5 व्यक्ति। ठीक है, 5 व्यक्ति कितने दिन में काम कर रहे हैं? 28 दिन में। ठीक है, 7 व्यक्ति, कितने व्यक्ति मानना है? 7। अब 5 व्यक्ति 28 दिन में कर रहे हैं तो ये देखिए घटेगा और ये आपका बढ़ेगा। तो हमने अभी बताया था आपको पूंछ किधर की तरफ है, वैसे सॉल्व कर लीजिए पिछले क्वेश्चन की तरह। वैसे आप मेन इस फॉर्मूले का याद रखिए कि आपका फॉर्मूला बहुत यूज आएगा। ठीक है, जब आपका हमने बताया था हावर दिया हो तो MDS से याद रखते हैं। M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। ठीक है, जब आपका हावर दिया हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है मनु एक प्रेशर कुकर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। और अंकित विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो क्या बोला है आपका? ठीक है, अब चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि बोला गया आपका माना
माना अंकित विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका क्या मान लेते हैं, मूल्य मान लेते हैं कि जैसे एक्स मान लीजिए या वेरिएबल मान लीजिए या किसी कांस्टेंट में, तो हम लोग परसेंटेज में जब भी बात करते हैं तो 100 मान के चलते हैं, तो आपका सिंपल हो जाती है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। 100 रुपीज, ठीक है, हम एक्स भी मान सकते हैं। माना अंकित विक्रय मूल्य आपका 100 हो गया। अब फिर बोला गया है कि अंकित मूल्य, ठीक है, मनु द्वारा प्रेशर कुकर, ठीक है, मनु द्वारा प्रेशर कुकर खरीदा जाता है। कितने रुपए में आपका खरीदा जाता है, खरीदता है, ठीक है, 90 भाग के मूल्य पर खरीदता है। किसके भाग के, रुपीज, आपके विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य हमने कहना था 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए के 90 भाग पर, 9/10वें भाग पर, तो कितना हो गया, 10 से कट गया, तो ये आपका हो गया 90, ठीक है, 90 रुपीज में कुकर, प्रेशर कुकर खरीदता है, ठीक है। अब मनु ने प्रेशर कुकर खरीदा, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। किसी चीज को हम लोग जब खरीदते हैं तो क्रय मूल्य पे खरीदते हैं। फिर देखिए, फिर बोला गया आपका खरीदता और अंकित विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, ठीक है, ऐसे लिख लें, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका देखिए, अंकित मूल्य हमारा क्या था, 100 था, 100 पे 8% अधिक, 100 का 8% कितना होगा जके, 100, 8% कितना होगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 8, तो कितना हो गया, 100 से 100, 0 से 0 कट गया, तो ये आपका 108, ठीक है, ये हमारा विक्रय मूल्य होगा, अंकित के विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है, ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 108, ठीक है, 100 का 8% निकाल गया, ठीक है। फिर हमें पता है लाभ परसेंट निकालना है, प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत का आपको फॉर्मूला पता होगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, बटा आपका क्रय मूल्य, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही था, क्रय मूल्य गुणे कितना है, परसेंटेज निकालना है 100, ठीक है। अब विक्रय मूल्य हमारा कितना निकला, 108, कितना है आपका 108, क्रय मूल्य हमारा कितना निकला, जब 90 रुपए में खरीद रहा था तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 90, ठीक है, फिर हमारा 90 गुणे 100, ठीक है। अब 108 में से 90 माइनस करेंगे तो 18/90 गुणे 100, 0 से 0 कटा, फिर 9 से काट दें, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया, 20%, कितना परसेंट का लाभ हुआ आपका, 20% का लाभ हुआ, तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20% का लाभ हुआ, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले देखिए ये सारा रिपीट हुआ था, मैंने 2022 का भी ऐसे आपका पीवाईक्यू कराया था, 2023 में भी आपके सेम क्वेश्चन जीएसटी वाला रिपीट हुआ था, ठीक है, तो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। बोला गया है समीर ने एक जोड़ी जूते 1344 रुपए में खरीदे, जिसमें जीएसटी भी शामिल है, ठीक है, आप जीएसटी दुकान पे लेने जाते हैं, बोलते हैं, दुकानदार ने बोला कि 1500 रुपए का जूता दे रहे हैं भाई साहब, इसमें जीएसटी भी शामिल है आपकी, 18% जो भी लगती है, ठीक है। फिर बोला गया यदि जूतों का विक्रय मूल्य 1200 रुपए है तो जीएसटी की दर क्या होगी। अब हमें पता है, देखिए आपकी कुल राशि जो होती है, आपने कुल राशि जैसे दुकानदार को दिया, ठीक है, कुल राशि आपने 1344 रुपए दिए, उसमें आपका क्या है, विक्रय मूल्य भी है, और प्लस, ठीक है, विक्रय मूल्य भी आपका है, प्लस साथ में जीएसटी भी जुड़ी हुई है, तो टोटल रुपए उसने कितने लिए आपके, 1344 रुपए लिए, ठीक है। फिर बोल रहा है विक्रय मूल्य, 1200 रुपये उसका विक्रय मूल्य था, और साथ में उसने जीएसटी जोड़ दी, ठीक है। अब हम यहाँ से जीएसटी निकाल लेंगे, ठीक है, जीएसटी निकालेंगे तो 1344 माइनस 1200,
तो ये आपका क्या बचेगा, 144 रुपये बचेगा। ठीक है, जीएसटी आपकी कितनी थी, जीएसटी जब 1200 और 144 इसी में से तो दे रहा था, हमने जीएसटी सिंपल निकाल ली, तो 144 रुपये की आपकी जीएसटी लगी थी। फिर बोल रहा है कि तो जीएसटी की दर ज्ञात कीजिए, तो जीएसटी की दर किस पे ज्ञात करेंगे, जीएसटी की दर। ठीक है, दर आपकी क्या होगी, 144 रुपये। ठीक है, 144 रुपये जीएसटी अब किस पे लगेगी, जीएसटी आपके विक्रय मूल्य पे लगेगी, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना था, 1200। और जब परसेंटेज निकालेंगे, दर निकालेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ठीक है, देखिए 2 जीरो कट गए। ठीक है, 12 से 12। ठीक है, 12 से 12 का हजार जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 12, 144 होता है, 12 × 12, तो आपका 12 हो गया, तो आपकी 12% की जीएसटी की दर लगेगी। कितनी लगी आपकी, 12% की जीएसटी की दर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी। ठीक है, एक शहर की कोई भी जनसंख्या थी, पहले देखिए 10% बढ़ी और फिर 20% कम हुई। ठीक है, 10% पहले बढ़ी, फिर जबकि 20% कम हुई। फिर कह रहा है जनसंख्या में कुल कमी कितनी हुई। ठीक है, तो हम लोग जैसे मान लेते हैं। ठीक है, हमने माना शहर की जनसंख्या, माना शहर की जनसंख्या आपकी एक्स मान ले, वेरिएबल में मानेंगे तो एक्स मान लेते हैं, तो हम जब परसेंटेज में बात करते हैं तो 100 मान लेते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। ठीक है, माना शहर की जनसंख्या 100 है। ठीक है, 100 है, अब 10% बढ़ी। ठीक है, 10% बढ़ी, तो आपकी कितनी हो जाएगी, जनसंख्या हमारी 100 थी। अब 10% निकालेंगे, तो 10% क्या निकालेंगे, 100। 10% निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10% गुणे 100, तो कितना हो गया आपका। ठीक है, जनसंख्या 100 पे निकालेंगे तो 100 प्लस 10, तो ये आपका कितना हो गया, 110। ठीक है, 110 आपकी बढ़ी। फिर बोल रहा है कि 10% और फिर 20% कम हुई। 20% किस पे कम हुई, आपकी जो संख्या बढ़ी थी, पहले 10% बढ़ी थी, उसी में आपकी 20% की कमी हो गई। ठीक है, जो हमारी जनसंख्या निकली थी 110, फिर 20% की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, 110, अब 110% पे 20 कर, 110% का 20% निकाल लें 110 का, तो कैसे निकाल लेंगे, 20 और ये आपका परसेंट का 100, जीरो से जीरो कटा, आपका जीरो से जीरो कटा, तो ये आपका कितना हो गया, 110। ठीक है, ये देखिए कितनी 20% की कमी हो रही थी, 20% हमने निकाल दिया 110 का, 110 का 20% कितना निकला, 11 दूनी 22। ठीक है, फिर इसको मान लेते हैं, तो ये आपकी 88 हो गई। तो आपकी सबसे बची के आपकी देखिए, प्रारंभिक आपकी जनसंख्या हमने मानी थी 100, और अंतिम हमारी क्या बची, 88। ठीक है, 20% की कमी होने के बाद हमारी कितनी जनसंख्या बची, 88। आप पूछ रहा है बताइए कि क्या हुआ जनसंख्या में कुल कमी। अब कमी देखिए 100 से 80 हो रहा है आपका, तो हम लोग जनसंख्या की कमी निकाल देते हैं। जनसंख्या की कमी। ठीक है, कमी आपकी परसेंटेज में। अब प्रारंभिक हमारी क्या थी, 100 थी, 100, और लास्ट में हमारी कितनी बची, 88। ठीक है, अंतिम 100 माइनस 88, कितने पे आपकी टोटल, 100 मानी थी गुड़े 100। ठीक है, ये देखिए 100 से 100 गया, तो आपका ये कितना हो गया, 100, 88, 12% की कमी हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर आया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो बता देगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2021 में दोनों एक साल ही आपके क्वेश्चन आए हुए थे। कह रहा है यदि किसी संख्या में
वहां जनसंख्या बोली तो यहाँ संख्या बोली। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 20% की कमी की जाती है, तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है आपकी, तो यहां भी कर लेते हैं इसको। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला कैसे किया जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं आपका। मान लेते हैं माना संख्या कितनी है 100। वेरिएबल में तो मान नहीं रहे, कांस्टेंट में मान रहे हैं, 100 ही मानते हैं। ठीक है, फिर बोला गया 20% की वृद्धि की जाती है। तो आपकी मतलब 20% की संख्या में आपकी 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि की जाती है। तो नई संख्या हमारी क्या बन जाएगी? 20% की जब संख्या हुई तो नई संख्या हमारी क्या बन जाएगी? 120। देखिए 120 बनेगा आपका, 100 पे हम 100 का 20% निकालेंगे, कितना? 20% की वृद्धि, वृद्धि माने प्लस। अब 100 का 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 20% साइन हटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 100 बचेगा, तो 100 प्लस 20, ठीक है 120 हो गया नई संख्या। फिर कह रहा है इसी पे हमारी 20% की, फिर बोला क्या क्वेश्चन देख लिए, और फिर इसमें जो हमारी संख्या निकली नई संख्या, इसमें आपकी 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है? 20% की कमी। 20% की कमी हो जाती है, किसकी होती है? 120। और 120 का हम लोग 20% की कमी निकालेंगे, 120 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है 100, ये देखिए 0 से 0 गया, 0 बार दूनी 24, तो 120, 120 का 20% आपका निकला 24। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? 96। अब हम देख सकते हैं पहले प्रारंभिक हमारा 100 था, 96 हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो कितनी हमारी कमी हुई? तो यहाँ पे हमारी कमी हुई ना 100 और 96, हमारी 4% की कमी हुई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आपका। देखिए कमी हमारी, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कमी परसेंटेज में लिखेंगे तो हमकी प्रारंभिक वैल्यू माइनस अंतिम वैल्यू बटे प्रारंभिक वैल्यू गुणे 100%। ठीक है, 100 से 100 गया, और 100 में से आपका 96 गया, तो क्या बचेगा आपका? 4%। ठीक है, तो 4% की आपकी कमी हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा गुणनखंड का, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए गुणनखंड को क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका 15xy, देखिए कॉमन दोनों में से क्या मिल रहा है? देखिए हमने बताया था कि आपका एक कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल रहा है? x-3y, x-3y दोनों में से हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या मिला? x-3y दोनों में से कॉमन मिल गया, तो बचा हमारा क्या? 15xy माइनस, ठीक है 15xy माइनस का 3y। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें मिला x-3y कॉमन, फिर दोनों में से हमें क्या मिल रहा है? 15xy और 3y। अब देखिए इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? 3y कॉमन मिल रहा है, तो 3y कॉमन ले ले। फिर क्या बच गया? 3y जब कॉमन ले लिया हमने तो 3 बचे 15। ठीक है, 5x, और फिर बचे 5x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख लें? 3y, फिर लिख लें हमारा x माइनस 3y, फिर हमारा 5x-1। देखिए किस ऑप्शन में है 5x-1? यहाँ पे देखिए, यहाँ भी नहीं है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी से को समझ में। अब देखिए बोला गया विस्तार करके व्यंजक a प्लस बी किसके बराबर होगा? तो आपका क्या लिखा है? a प्लस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आता था आपका 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या देखिए, ए स्क्वायर बी का करेंगे आपका, तो दोनों 4b स्क्वायर, फिर आपका प्लस का सी स्क्वायर।
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब वो माइनस का प्लस का 2ab, अब देखिए ए बी तो प्लस का 2ab, दो दूनी चार, 2 × a × 2b। अब इसको क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे आपका, तो सिंपल लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पे। 2ab करेंगे तो 2a + 2 4, 4ab हो जाएगा। फिर आपका बी सी, अब एक देखिए निगेटिव, हमारा साइन क्या है, यहाँ पे साइन का है निगेटिव, 2bc। अब 2 दूना 4bc। ठीक है, प्लस का 2ca, पर प्लस का देखिए, प्लस का जब 2ca करेंगे ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। अब 2, ये देखिए आपका 2ac। ठीक है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 4b² प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 4ab माइनस का 4bc माइनस का 2ac। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर गायब था। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7 के 4 क्रमागत गुणजों। तो हमने बताया था आपके क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्याएं जब क्रम में लेते हैं तो हमने जैसे एक बॉक्स है आपका, फिर उसके बाद आपके दो बॉक्स हो जाएं, फिर उसके बाद हम लोग तीन बॉक्स एकदम से लगा लें, 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 ये आपके क्रम में चल रहे हैं, तो ये हमारे क्रम हुआ। अब जैसे यहाँ पे क्रमागत, तो यहाँ पे जब वेरिएबल में लेना है क्रमागत संख्या, तो पहली हमारी x संख्या हुई, दूसरी हमारी क्या होगी, x+1 होगी, फिर हमारी x+2 होगी, x+3 होगी, डैश डैश डैश। तो ये हमारी क्या हो गई, क्रमागत संख्या है। अब यहाँ पे बोला है 7 के 4 गुणज, तो हम पहले मान लेते हैं, माना, ठीक है, कितनी, 4 क्रमागत संख्याएं, माना 4 क्रमागत, ठीक है, संख्याएं कितनी हो गई आपकी, x+1, ठीक है, x+2 और x+3, ये हमारी निकल गई 4 क्रमागत। अब कह रहा है 7 के गुणज, तो 7 के गुणज के कर दीजिए। ठीक है, 7 के गुणज आपका क्या हो जाएगा, 7x पहली संख्या, फिर दूसरी 7x+1, ठीक है, फिर आपका 7x+2, ठीक है, 7x+3, ये हमारी 7 के गुणज की 4 क्रमागत संख्याएं हो गई। फिर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बोला 7 के 4 गुणजों का योग आपका 322 है, तो इसमें छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। तो 700 कितना है, 322 सबका योग है आपका, योगफल 7 + 7x+1 प्लस का 7x+2 फिर 7x+3 किसके बराबर दिया गया, योगफल आपका 322 के बराबर। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर ब्रैकेट खोल देते हैं, 7x प्लस का 7x+7, ठीक है, फिर ब्रैकेट खोल देंगे आपका 7x प्लस 7 दूनी 14, फिर ब्रैकेट खोलेंगे आपका 7x प्लस 7 21 = 322। अब देखिए 7x एक बार, 7x दो बार, 7x तीन बार, 7x 4 बार, तो 7 चौका कितना हो गया, 28x। ठीक है, कितना हो गया आपका, 28x। फिर आपका 7 14 7 आपका 21, 7 4 11, 14 7 21 और 21 21 आपका 42। ठीक है, ये इतना समझ में आया आपको, 322। ठीक है, फिर देखिए 28x एक तरफ और कांस्टेंट आपके एक तरफ, 322 - 42, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया, 12 में से आपका 4 गया तो 8। ठीक है, और यहाँ आपका 280, 28x = 280, तो x = 280/28, काट देंगे तो आपका क्या बचेगा, 10। तो x हमारा निकल गया 10। अब पूछा गया है आपका सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा गुणज क्या हो गया आपका, 7x हो गया। सबसे छोटा गुणज आपका क्या है, 7x। x की वैल्यू रख देते हैं, कितना आपका निकला, 10 निकला, तो 7 × 70, तो 70 इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यदि किसी संख्या x के 2 गुने, ठीक है, में 28 जोड़ने के बाद उसमें 13 और जोड़ दिया जाने पर 60 प्राप्त होता है, तो संख्या x का मान बताइए। फिर से पढ़िए, देखिए पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। यदि किसी संख्या x, कोई संख्या हमारी x है, ठीक है, संख्या x है, उसके 2 गुने, संख्या के 2 गुने, ठीक है, में 27, 2 गुने संख्या में आपका कितना जोड़ दिया, 27 जोड़ने के बाद ये तो जुड़ गया, फिर कह रहा है जोड़ने के बाद उसमें 13 और जोड़ दिया जाए, जाने पर 60 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। तो संख्या x का मान ज्ञात करना है, तो आपका क्या हो जाएगा 2x, ये आपका जोड़ा 27 और 3 10, आपका 40 इज इक्वल टू 60, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 60 माइनस 40, तो 2x इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब x इज इक्वल टू आपका क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। तो कौन सी संख्या आपकी आएगी प्राप्त संख्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, ठीक है, सिंपल था। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है किसी संख्या x में 3 घटाया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है किसी संख्या, कोई संख्या x है, उसमें से क्या कह रहा है 3 घटाया जाता है, ठीक है, 3 घटाया जाता है। इस अंतर, जो ये आपका अंतर निकला उसमें 4 से गुणा कर दी जाती है, ठीक है, 4 से गुणा करने पर गुणनफल आपका कितना मिलता है, 20 होता है। गुणनफल कितना आता है, 20 आता है। तो यह समीकरण होगा, तो हमारा समीकरण क्या बन गया, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 20, ठीक है। 4x माइनस 3, देख लेते, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 20, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो आपके से छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो सिर्फ जिसमें समीकरण बनाना, तो आपको बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, आपका समीकरण क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई एक रैखिक समीकरण दिया गया है, उसका हल ज्ञात करना है, ठीक है। हल मतलब x की वैल्यू ज्ञात करनी है, आपका दिया गया है। तो देखिए ये आपका होता है LHS पार्ट, और ये आपका होता है राइट हैंड पार्ट, ठीक है, दायां पक्ष और बायां पक्ष, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आ जाते हैं हम के LHS पार्ट पे। LHS पार्ट हमारा दिया है 2x माइनस 3/4 इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, माइनस 2x-1 इज इक्वल टू 2। फिर आपका है x-2/3। फिर LHS में हम लोग इसका LCM ले लेते हैं, 4 और 2 का लासा लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x-3, फिर माइनस, जब LCM लेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से नीचे करेंगे, 2 से ऊपर करेंगे, तो 2x-1, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग, ठीक है। फिर ब्रैकेट खोल देते हैं, 2x-3 माइनस का 4x, ठीक, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, ठीक है, बटा 4 इज इक्वल टू x-2/3, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे। अब 2x माइनस 4x कितना रहेगा, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2x, और माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस का 1/4, ठीक है, x-2/3। यहां तक आया सभी को समझ में। फिर कर देते हैं आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 इधर आपका, माइनस का 2x माइनस का 1, फिर आपका 4x-2, ठीक है। देखिए माइनस का 6x, ब्रैकेट खोल दें, माइनस का आपका 3 इज इक्वल टू 4x माइनस का 8, ठीक है। वेरिएबल एक पास कर लें, कांस्टेंट एक बार, माइनस का 6x इधर आएगा आपका, माइनस का 4x, फिर ये आपका माइनस का 8, और इधर जाएगा आपका प्लस का 3, ठीक है। माइनस माइनस आपका कितना हो गया, माइनस का 10x, ठीक है, और ये आपका माइनस का 5,
माइनस माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू 5/10, 5 × 5, 5×2 = 10, तो x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हमें निकालना क्या था x, तो हमारा कितना निकला, x इज इक्वल टू 1/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है एक चतुर्भुज। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज। ठीक है, एक चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल इसके चौथे कोण के 2 गुने के बराबर है। तो चौथे कोण का माप क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग आपका कितना होता है। जैसे ये हमारा कोई चतुर्भुज है ABCD, तो इनके को चारों कोणों का योग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों कोण का कितना योग होता है, 360 डिग्री। ठीक है, कितना योग होता है आपका, 360 डिग्री, ये हमने बताया था। अब जैसे हमारा यहाँ पे कह रहा है एक चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल। अब जैसे हमारा 3 कोणों का योगफल क्या कह रहा है, 3 कोणों का योगफल चौथे कोण के 2 गुने के बराबर है। अब जैसे हमारा चौथा कोण है इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। माना चतुर्भुज का चौथा कोण x है। ठीक है, चौथे कोण को हमने x मान लिया। फिर आपका बोला है चौथे कोण के 2 गुने के बराबर है, जो आपका 3 कोणों का योगफल है। ठीक है, फिर कह रहा है जो शीश तो आपके 3 कोण बचे, जो आपके शीश 3 कोण बचे वो किसके बराबर हैं, आपके 2x, 2 गुने के बराबर है। ये आपके क्या है, 2 गुने के बराबर है। ठीक है, चौथे कोण से, चौथे कोण को हमने x मान लिया। फिर क्या कह रहा है, चौथे कोण के बराबर हैं। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, हमने अभी बात करी तो 3 कोण हमारे 2x हो गए, फिर हमने ये x हो गया, कितना होता है, किसके बराबर होता है आपका, 360 डिग्री के बराबर। ये आपका 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360/3, तो ये आपका क्या निकला, 120। तो हमसे पूछा गया था चौथे कोण का योग, चौथे कोण के माप बताइए। तो चौथा कोण हमने माना था x। ठीक है, चौथा कोण हमने माना था x, तो x कितना निकला, 120 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आज जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD। ठीक है, एक मिनट। कह रहा है एक चतुर्भुज हमारा है क्या है, ABCD, जिसमें AB आपकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और CD 6 सेंटीमीटर है, तथा एंगल A+D = 180 डिग्री है। तो देख लेते हैं, तो ABCD किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। देखिए एक चतुर्भुज, अब चतुर्भुज हमें पता है ABCD, तो एक चतुर्भुज हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज हमारा क्या हो गया, ABCD। ठीक है, ए बी कह रहा है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, कोई भी ए बी 10 सेंटीमीटर। एंगल ए और एंगल डी कितना है हमारा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी हमारा 180 डिग्री है। अब ये देखिए, इसको रफ कर लेते हैं। देखिए एक आपकी 10 सेंटीमीटर है, ए बी हमने मान लिया, ए बी हमारी हो गई 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, और सी डी हमारी दी गई है, ठीक है, कम होगी ना, सी डी हमारी दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो हमें देखिए विपरीत दिशाएं ए बी, ये आपकी डी और सी, ये जो ए बी और सी डी, ए बी सी डी दोनों विपरीत भुजाएं हैं आपकी, ठीक है, विपरीत भुजाएं। और तथा देखिए आपका होना क्या चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल डी हमारा कितना है, 180 डिग्री है। तो इसीलिए भुजाएं आपकी क्या होंगी, ए बी और सी डी क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी आपके, ठीक है। जब देखिए हमारी कंडीशन क्या होती थी, देखिए ए बी और सी डी हमारी विपरीत भुजाएं, एंगल ए प्लस एंगल डी हमारा 180 डिग्री है, तो हमारी भुजाएं ए बी और सी डी क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। फिर ठीक है, ए बी और सी डी हमारी समांतर भुजाएं दिख रही हैं, तो हमारा एंगल ए बी सी डी ये आपका चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समलंब, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? ठीक है, तो ये हमारा हो गया समलंब त्रिभुज, आपका ऑप्शन नंबर बी। अब समलंब त्रिभुज जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, इंग्लिश में भी देख लीजिए, समलंब त्रिभुज को वो क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था, वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, ए बी पैरेलल डी सी, ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी। तो यहाँ यह भी कंडीशन दी गई, जिसकी दो समांतर भुजाएं आपकी समांतर हो और दो सम्मुख भुजाएं असमांतर हो, ठीक है, जो आपकी असमांतर हो, ठीक है, वो आपका कहलाता है समलंब चतुर्भुज। दो आपकी होती हैं समांतर भुजाएं होती हैं और शेष दो भुजाएं आपकी असमांतर होती हैं, तो यही हमारा कहलाता है समलंब चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज में आपकी बात करी थी हमने, देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, यहाँ भी देख लीजिए, ये आपका समांतर चतुर्भुज की हमने बात करी थी, जहां पे आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, तो उसको बोलते हैं आपको समांतर चतुर्भुज। ठीक है, वर्ग तो सभी को पता ही होगा, और सम चतुर्भुज भी सभी को पता होगा कि क्या होता है। सम चतुर्भुज आपका क्या होता है, रोम्बस होता है, ठीक है, RHOMBUS, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस आपका देखिए एक बी, और ये रोम्बस बना आपका, रोम्बस ये देखिए, ठीक है, ये आपका बी सी डी ए, ठीक है। इसकी कंडीशन वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, सम चतुर्भुज कहलाता है, ये हमारा सम चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।